जय हिंद। आज हम लोग एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के फार्मूला देखेंगे असर्टिव सेंटेंस का। इसके पहले हमने बातचीत कर लिया इसके बारे में कि किस प्रकार से असर्टिव सेंटेंस और इंपरेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं इन सब का बनता है एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है। बाकी जो दो बच जाते हैं जैसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया और ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया, इसके पैसिव वॉइस नहीं बनते। इसके अलावा एक ग्राफ एक चार्ट भी आपको दिया गया था जिसमें बताया गया था कि कितने प्रकार के जो टेंसेज हैं उसको पैसिव वॉइस में बदला जाता है। और ठीक है, सो बात करते हैं, अभी आगे चलते हैं। देखिए फार्मूला असर्टिव सेंटेंस के लिए यहाँ पे बातचीत करते हैं सर हम लोग असर्टिव सेंटेंस के बारे में। ठीक, अगर असर्टिव सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना हो तो सबसे पहले आपको यूज करना होगा सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव हो सकता है। यहाँ पे मैं डायरेक्ट नॉट का इस्तेमाल कर दे रहा हूँ। सपोज करिएगा अगर नेगेटिव बात होगी तो नॉट लगा होगा या नेवर लगा होगा, नहीं तो छोड़ देंगे उसको। उसके बाद क्या आ जाएगी, वर्ब आ जाएगी। और यहाँ पे वर्ब की कोई भी फॉर्म हो सकती है क्योंकि ये टेंस के अनुसार आती है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे मैं कुछ और भी चीजों को आगे रख देता हूँ जैसे नाउन या अदर वर्ड। अब यहाँ पे हमें मतलब सिर्फ किससे होता है, सब्जेक्ट से और ऑब्जेक्ट से मतलब होता है। ये फार्मूला किसका है, ये फार्मूला है एक्टिव वॉइस का। अब इसको हमें बनाना है किसमें सर, पैसिव वॉइस में चेंज करना है। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, सुनिए ध्यान से। पैसिव वॉइस में जब चेंज करेंगे तो याद रखेंगे यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट को आप बना देंगे सब्जेक्ट। ठीक, उसके बाद आपको यूज करना होगा हेल्पिंग वर्ब, और यह हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस की होगी। एक ग्राफ जो दिया गया था जिसमें पैसिव वॉइस की क्या हेल्पिंग वर्ब होगी आपको दिया गया था, उसको आप याद किए होंगे अच्छे से, तो पता होगा कि पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब से बिल्कुल अलग होती है ना। तो वो आपको याद करना होगा थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ पे अगर यहाँ पे नॉट लगेगा तो यहाँ पे नॉट का यूज करेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं, पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखिएगा यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया है। ठीक है सर, उसके बाद आपने ये चीज कर लिया, नेगेटिव बात को कॉपी कर लिया, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगा दिया, थर्ड फॉर्म आपने लगा दिया। इसके बाद अब देखिए यहाँ पे जो नाउन वगैरह दिया है इसको उतार लीजिएगा और उसके बाद आप लगाइएगा बाई और प्लस यहाँ पे जो है कि सब्जेक्ट का बना दीजिएगा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन जाएगा क्या आपका ऑब्जेक्ट, और उसके बाद में आप अदर वर्ड जो यहाँ पे है उसको लिख लीजिएगा। ठीक, हालांकि पूरी चीजें आपको देखने को मिलेगी नहीं यहाँ पे, जैसे कि नाउन आपको मिलेगा नहीं, अदर वर्ड आपको मिलेगा नहीं। अगर आता है तो इस तरह से यूज कर लीजिएगा, नहीं आता है तो छोड़ देंगे। उदाहरण के तौर पर यहाँ पे एक सेंटेंस रखने जा रहा हूं, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया कि ही डिड नॉट टीच इंग्लिश स्टडे। ठीक, अब सुनिएगा ध्यान से, ही डिड नॉट टीच इंग्लिश स्टडे, इसका मतलब क्या है। पहले तो देख लेंगे कि ये टेंस किसमें का है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस इसको बनाएंगे आप सर। सबसे पहले देख लेंगे वर्ब, यहाँ पे टीच क्रिया दिया है। अब एक चीज आपको समझना है, एक क्वेश्चन तो मैंने रख दिया, यहाँ पे एक्टिव वॉइस का फार्मूला भी रख दिया, पैसिव वॉइस का भी फार्मूला रख दिया, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो आपको अभी नहीं बताया। वो क्या चीज है उसको सुनिए पहले। सवाल यह है कि आप सबको पता है कि हमारे पास सेंटेंस कितने होते हैं, 5। ठीक, जैसे असर्टिव सेंटेंस हो गया, जैसे में इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, जैसे कि इंपरेटिव सेंटेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया, जैसे कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेंटेंस हो गया। ठीक, ये 5 सेंटेंस हैं और इन पांचों सेंटेंस में से हमने कहा कि इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस बनेगा, इसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, अब इसके अलावा हम टेंस के बारे में जब पढ़े थे तो टेंस के बारे में भी आपको ये बताया गया था कि कौन कौन सा ऐसा टेंस है जिसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन होता है और कौन कौन से ऐसे टेंस है जिसका परिवर्तन नहीं होता है। तो आपको बता दें कि सभी टेंस के परिवर्तन होते हैं सिर्फ 4 को छोड़ करके। तो वो चारों कौन कौन से हैं, एक तो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, एक हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बाद आ जाएगा कौन सा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा कौन सा हो जाएगा यहाँ पे फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब इसके अलावा कौन हो जाएगा यहाँ पे, तो फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस टेंस हो जाएगा, फ्यूचर और कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ठीक, इन चारों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है।
और यहाँ पे इन दोनों का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। ये मामला क्लियर है। अब बात यह है कि यहाँ पे क्रिया दिया है, तो क्या किसी भी प्रकार का सेंटेंस होगा तो जैसे बात कर रहे हैं कि इन दोनों को कैंसिल कर दिया, इनको कैंसिल कर दिया, लेकिन इसके अलावा भी क्या कोई ऐसा सेंटेंस हो सकता है जिसका पैसिव वॉइस में परिवर्तन हो या ना हो? क्या इसकी कोई कंडीशन है? तो समझिए, हमारे पास ये 3 ऐसे सेंटेंस हैं जिनका पैसिव वॉइस बनेगा, ठीक, लेकिन इन तीनों में भी एक कंडीशन है, और वह एक कंडीशन यह है कि इन तीनों में जो वर्ब आ रही है, अगर वह वर्ब कैसी है? ट्रांसिटिव वर्ब है। यदि वर्ब कैसी है? ट्रांसिटिव है, तब उसका पैसिव वॉइस बनेगा। लेकिन यदि जो वर्ब है वह इनट्रांसिटिव वर्ब है, वह कैसी है? इनट्रांसिटिव वर्ब यहाँ पे है, यहाँ पे इनट्रांसिटिव वर्ब है, तो इसका पैसिव वॉइस जो है कि नहीं बनेगा। ठीक है, इनट्रांसिटिव वर्ब अगर होगी तो पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। कहने का मतलब यह है कि इनट्रांसिटिव वर्ब के होने का मतलब है कि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है ना। इनट्रांसिटिव वर्ब के होने का मतलब है कि ट्रांसिटिव वर्ब नहीं है, तो अगर ट्रांसिटिव वर्ब नहीं होगी तो पैसिव वॉइस उसका नहीं बनेगा। बात समझ में आ रही है? उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अब सवाल आता है सर कि यहाँ पे ट्रांसिटिव वर्ब क्या चीज होती है? तो समझना, यही सबसे मेन बात है, क्योंकि हम उसी सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जिस सेंटेंस में क्रिया कैसी हो? ट्रांसिटिव हो। अगर क्रिया ट्रांसिटिव नहीं होगी तो उसका पैसिव वॉइस किसी भी कीमत पे नहीं बनेगा। तो ट्रांसिटिव वर्ब कौन होगी? वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट होगा, वह क्रिया जिसका ऑब्जेक्ट होगा उसे क्या कहते हैं? ट्रांसिटिव वर्ब कहते हैं। और आपको पता है और आपको ये बताया भी गया है यहाँ पे सर कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस हम जब बनाते हैं तो पैसिव वॉइस में प्रधान कौन होता है? पैसिव वॉइस में प्रधान कौन होता है? ऑब्जेक्ट होता है। पैसिव वॉइस में कौन प्रधान होता है? ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, क्योंकि यहाँ पे कर्म प्रधान होता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए कर्म को ही क्या बनाया गया है? सब्जेक्ट बनाया गया है, तो कर्म क्या बन गया है? प्रधान बन गया है। इसका मतलब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का होना जरूरी है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। तो उसी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बन सकता है जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा, और जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा तो उस सेंटेंस की जो क्रिया होगी वह क्रिया क्या होगी? ट्रांसिटिव वर्ब होगी। बात समझ में आ गई कि हम उसी सेंटेंस को चेंज कर सकते हैं एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में जिस सेंटेंस की क्रिया क्या होगी? ट्रांसिटिव होगी। जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसको कभी भी किसी भी हाल में किसी भी कीमत पर पैसिव वॉइस में चेंज नहीं किया जा सकता है, वो गलत माना जाएगा। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ पे आपको कह दे कि ही रन ऑन द रोड, ही रन ऑन द रोड, यहाँ पे ही रन्स ऑन द रोड, ही रन्स ऑन द रोड। अब पता चले कि आप रोड को सब्जेक्ट बना दिए और यहाँ पे आपने उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर दिया फटाफट, गलत माना जाएगा। क्यों? क्योंकि रन कैसी क्रिया है? इनट्रांसिटिव वर्ब है, और क्रिया अगर इनट्रांसिटिव होगी तो उसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। बात क्लियर है? तो यहाँ पे इस बात का ध्यान रखना होगा कि हम केवल उसी सेंटेंस को एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं जिस सेंटेंस की क्रिया कैसी होगी? ट्रांसिटिव होगी, अर्थात जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा। आई थिंक यहाँ तक का पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर होना चाहिए। इसके बाद आगे चलते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब ये सारा मामला एकदम क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्या है कि यह जो टीच क्रिया है इसमें आपके यहाँ पे ऑब्जेक्ट दिया है, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को आप क्या बना दीजिए? सब्जेक्ट बना दीजिए। तो यहाँ से इंग्लिश को उठाएंगे और क्या हो जाएगा? यहाँ पे इंग्लिश आपका क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट। अब इंग्लिश अगर सब्जेक्ट हो जाएगा तो देख लिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? वाज वर्ब होती है। इंग्लिश सिंगुलर है तो इसके साथ क्या लगेगा? वाज लगेगा। नेगेटिव बात इसमें दिया है तो आप भी यहाँ पे नॉट लगा देंगे, इसमें नॉट नहीं दिया होता तो यहाँ पे नॉट नहीं लगता। टीच का क्या हो जाएगा? यहाँ पे टॉट हो जाएगा, टीच का टॉट हो जाएगा। अब यहाँ पे ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिया, हेल्पिंग वर्ब लगा दिया, नॉट लगा दिया, क्रिया का बना दिया, तो बचा कौन? ही बचा। तो क्या लगा देंगे? बाई। ही का ऑब्जेक्टिव केस बनाइए। देखिए बाई और सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो ही का ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? हिम। और यहाँ पे अदर वर्ड यहाँ पे दिया लास्ट में, जैसे टुडे हो जाए, स्टरडे हो जाए, टुमारो हो जाए, इन द मॉर्निंग हो जाए, इन द इवनिंग हो जाए, ये सब चीजें जब आएंगी तो सबसे लास्ट में उसको रख लीजिएगा। तो यहाँ पे हम रख सकते हैं यहाँ पे स्टडी। बात यहाँ तक क्लियर है? कोई दिक्कत यहाँ पे? सभी को एक एक कंसेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पे एक छोटी सी और बात आपको बताने जा रहे हैं, सुनिएगा ध्यान से। मैं रख रहा हूँ, देखिएगा ध्यान से। जैसे हमने कह दिया कि सी
प्लेज क्रिकेट, सी प्लेज क्रिकेट। बिल्कुल सिंपल सा सेंटेंस है, इसको हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे। चेंज करेंगे तो क्रिकेट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे आप लोग, क्रिकेट, क्रिकेट लिख लिया। अब इसके बाद आपका यहाँ पे देखेंगे कि टेंस कौन सा, इसमें हेल्पिंग वर्ब दिया ही नहीं है, टेंस कौन सा हो जाएगा, यस, ईएस वाला फॉर्म प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। तो क्रिकेट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी, इज। अब उसके बाद प्लेज का क्या बन जाएगा, यहाँ पे प्लेड बन जाएगा। उसके बाद बाई लगेगा ना सर, और सी का क्या बन जाएगा, हर। यहां पर मैंने 2 एग्जाम्पल दिया और ये दोनों ही एग्जाम्पल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब एक चीज मैं आपको समझाता हूं इन दोनों में। देखिएगा, यह जो सेंटेंस था इसमें इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, इंग्लिश क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये जो सेंटेंस दिया हूं इसमें कौन ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्रिकेट जो है कि वो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट यहां पे है, एक ऑब्जेक्ट यहां पे है। क्या हो यदि हमारे सेंटेंस में एक ऑब्जेक्ट की जगह 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, ठीक। तो पहले ऑब्जेक्ट को समझा लेते हैं, उसके बाद आगे मैं 2 ऑब्जेक्ट वाला मैं आपको सेंटेंस दिखाता हूं और बताता हूं कि कैसे बनेगा, सुनना ध्यान से। अगर बात करते हैं किसकी, ऑब्जेक्ट की, तो ऑब्जेक्ट हमारे पास होते हैं 2। एक होता है हमारे पास में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, कौन सा ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है क्रिया में व्हाट लगाने से प्राप्त होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होता है वो क्रिया में हुम लगाने से प्राप्त होता है, ठीक। अगर सेंटेंस में 2 ऑब्जेक्ट आ जाए, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए और प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ जाए, तो किसी एक ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बना देंगे, किसी एक ऑब्जेक्ट को क्या बना देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे, और एक तो बच जाएगा तो वो जहां पे है वहीं का वहीं रह जाएगा। लेकिन उसमें भी एक छोटी सी बात होगी, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन रख रहा हूं और देखिएगा इसको बनाता हूं। चलिए देखिए, आई टीच हर इंग्लिश, चाहे मैथ कर दे रहे हैं यहाँ पे, आई टीच हर मैथ, ये फुल स्टॉप। इसमें सेंटेंस में सुनिएगा ध्यान से, मैं उसको क्या करता हूं, मैथ पढ़ाता हूं, ठीक है। आई टीच हर मैथ, ठीक है ना, सुनिएगा ध्यान से। यह क्रिया ट्रांसिटिव है, मैं क्या पढ़ाता हूं, क्या पढ़ाता हूं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यह क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। किसे पढ़ाता हूं, उसे पढ़ाता हूं, यह क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट हो गए, सवाल यह है कि 2 ऑब्जेक्ट हो गए तो भेजेंगे किसको, सब्जेक्ट किसको बनाएंगे। तो सुनिएगा ध्यान से, ये आपका सेंटेंस है एक्टिव वॉइस के लिए, एक्टिव वॉइस के लिए, और इसका हम बनाएंगे पैसिव वॉइस। तो सुनना, इसमें से दोनों में से किसी एक को सब्जेक्ट बनाइए। अगर आप सी को बनाना चाहते हैं सी को बना लीजिए, मैथ को बनाना चाहते हैं मैथ को, किसी को भी बना लीजिए, ठीक। तो अगर मान लीजिए हर को इधर लेकर आएंगे, तो हर को लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, सी। अब इसके बाद सी के बाद क्या लगेगा, हेल्पिंग इज लगेगा, क्योंकि ये किस टेंस का, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो यहाँ पे इज लगेगा सी के साथ में। अब उसके बाद टीच का क्या बन जाएगा, टाट हो जाएगा। अब एक चीज तो यहाँ पे भेज दिया आपने, ठीक, एक चीज आपने एक ऑब्जेक्ट को इधर भेज दिया, तो एक ऑब्जेक्ट अभी बचा है ना, एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे बचा है, तो ये ऑब्जेक्ट जो बचा इसको ऐसे ही रहने दीजिएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट हमेशा क्रिया के बाद आता है, इसलिए क्रिया के बाद इसको तुरंत रख लीजिएगा। उसके बाद आप लगाएंगे बाई, और आई का क्या बन जाएगा सर, मी, क्लियर है। लेकिन अगर हम मैथ को भेजते तो क्या होता, मैथ को भेजते तो क्या होता, मैथ को अगर भेजा जाए कोई दिक्कत तो होगा ना, यहाँ पे मैथ को अगर भेजेंगे तो मैथ के साथ भी देखिए हेल्पिंग वर्ब इज लगेगा, ठीक। मैथ के साथ भी क्या लगेगा, इज, और उसके बाद टीच का क्या बन जाएगा, यहाँ पे टाट बन जाएगा, ठीक। अब समझना, यहाँ पे मैथ को पहले भेज दिया और यहाँ पे सुनिएगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ गया। तो रूल होता है, रूल ये होता है कि यदि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आ जाए, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आए, तो इनडायरेक्ट वाला ऑब्जेक्ट के पहले क्या लगाना चाहिए, टू लगाना चाहिए। तो अगर यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जैसे यही क्वेश्चन था, इसी क्वेश्चन को यहाँ पे ये पूरा चीज को, इस पूरे चीज को मैं ऐसे लिख सकता हूं, आई टीच के बाद हर मैथ न लिख करके, मैं ऐसे भी तो मैथ को पहले कर दूं हर को बाद में कर दूं, यही सेंटेंस को ऐसे भी लिखा जा सकता है कि नहीं, ऐसे लिखा जाए अगर, तो यहाँ पे पहले आएगा मैथ, अगर तो मैथ पहले आ जाएगा, तो यहाँ पे टू हर हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए वही है, हम इसको हटा दिए हैं, मतलब हर मैथ को हटा दिए हैं और मैथ हर लगा दिए हैं, ऐसे कर दिए हैं।
तो मैथ को पहले रख दिया और हर को बाद में रख दिया, मतलब कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले कर दिया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में कर दिया। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के पहले टू लगता है, तो यहाँ पे टू लगा है, ये रूल है, याद रखेंगे। तो मैथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था, वो पहले आ गया, तो एक ऑब्जेक्ट बचा ना सर, ये हर, तो हर बाद में आ रहा है ना, तो यहाँ पे क्या लगेगा, टू हर, अब लगेगा बाई, और फिर क्या हो जाएगा, मी। यहां तक बताइए, किसी को कोई दिक्कत है? समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? और एग्जाम्पल दिए जाए इस पर। चलिए देखिए, जैसे हम देख लीजिए, ही गेव मी अ टॉय स्टरडे, ये सेंटेंस है। इस सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट आए, एक तो ऑब्जेक्ट आ गया मी कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये कौन सा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, अब इसको चेंज करते हैं हम लोग पैसिव में। देखिए, जब दो ऑब्जेक्ट हो तो अभी मैंने जो बताया वो कंसेप्ट आपको लगाना है, लेकिन अगर एक ही ऑब्जेक्ट हो, चाहे यही रहे तो कोई दिक्कत है, एक ही ऑब्जेक्ट रहेगा तो उसी को भेजना पड़ेगा। लेकिन अगर दो होगा तो हमको समझना पड़ेगा कि किसको भेजे किसको नहीं भेजे। अगर डायरेक्ट वाले को पहले भेजेंगे तो इनडायरेक्ट वाले की पहले टू लगाना पड़ेगा, और अगर इनडायरेक्ट को पहले भेजेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिर ये ऑब्जेक्ट एक तो क्रिया के बाद उतर जाएगा। ठीक, बनाते हैं। अगर मी को भेजिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा आई हो जाएगा, आई के साथ क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगा, वाज। ठीक है, वाज लगेगा। अब गिव का क्या बन जाएगा सर, गिवन बन जाएगा। अब ये क्रिया हो गई, इस क्रिया के बाद क्या आ जाएगा, ए तो आया जाएगा कि नहीं आ जाएगा, मतलब एक ऑब्जेक्ट भेज दिया, इधर सब्जेक्ट बन गया, तो एक ऑब्जेक्ट तो आएगा ना क्रिया के बाद। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे ही का क्या आ जाएगा, बाय हिम। अब उसके बाद क्या जाएगा, स्टरडे, फुल स्टॉप। कोई दिक्कत है? लेकिन अगर इसी को हम चेंज कर दें या करके दूसरा अगर आंसर यहाँ पे दे दें तो क्या हो जाएगा, ए टॉय को पहले भेजेंगे तो ए टॉय हो जाएगा, पहले आ जाएगा। अब इसके साथ हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी वाज, इसके साथ भी, क्योंकि ये भी सिंगुलर है। तो उसके बाद गेव का क्या बन जाएगा, गिवन। लेकिन यहाँ पे मी आएगा बाद में, और मी जब भी बाद में आएगा तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, तो इसके पहले टू लगाना चाहिए, उसके बाद लगा दीजिए बाई और हिम, और लास्ट में स्टडी उतार दीजिए। कोई दिक्कत यहाँ पे है क्या? हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? अगर एक ही ऑब्जेक्ट दिया रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, उसको भेज लेंगे। अगर दो ऑब्जेक्ट दिया होगा तो हमको एक चीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये है, और यहां तक कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं पहचान पा रहे हैं, सुनिए ध्यान से। कह रहा है ही गेव मी अ टॉय स्टडी, उसने मुझे कल एक खिलौना दिया। अभी मैंने बताया कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट दो प्रकार का होता है। एक ऑब्जेक्ट कौन होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, और एक कौन सा होता है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंने आपसे ये कहा सर कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्रिया में व्हाट लगाने से मिलेगा, और इनडायरेक्ट क्रिया में क्या लगाने से मिलेगा, हुम लगाने से मिलेगा। तो करा व्हाट माने क्या, मतलब कि ही गेव मी अ टॉय स्टडी, उसने मुझे एक खिलौना दिया, और कल दिया, उसने मुझे कल एक खिलौना दिया। तो उसने मुझे क्या दिया, खिलौना। तो खिलौना क्या हो गया, क्या लगाने से जो मिला क्या है, डायरेक्ट। क्या दिया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। उसने, हुम माने होता है किसे, उसने किसे दिया, मुझे दिया। तो किसे लगाने से क्या मिला, मी, तो आगे यहाँ पे मी, तो यहाँ पे मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बात समझ में आ गई? अब फाइंड आउट कर लेंगे। चलिए, तो ये है, बस इतना ही रहने देते हैं ना। ठीक है, थैंक यू सो मच।